हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास हमारा होने वाला है इस बात के ऊपर कि क्यों जो गोवा की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है वो इतनी यूनिक हुआ करती थी। आप देखें कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा को आज़ादी पाते पाते 1961 तक का टाइम लग गया। तो क्यों इतना टाइम लगा, कैसे पुर्तगीज़ ने हमारे गोवा पर 451 साल तक शासन किया, और कौन कौन से हमने स्टेप्स लिए गोवा को आज़ाद कराने के लिए, इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। अगर हम लोग शुरुआत से देखें तो गोवा में 1506 के टाइम पर आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर राज किया करती थी, है ना। फिर उसके बाद आते हैं पुर्तगीज़ की आर्मी को लीड कर रहे थे अफोंसो डी अल्बुक्यूर्क को। हम लोग इन्हें नॉर्मली अफोंसो बोल लेंगे, है ना। इन्हें अल्फोंसो आम से याद रखिएगा आप। अफोंसो जो थे उन्होंने लीड किया और जो आदिल शाही डायनेस्टी थी उसको हराया, और 1510 में जो गोवा है उस पर अपना शासन स्थापित कर दिया। अब आप देखते हैं कि गोवा में 1510 से लेके 1961 तक पुर्तगीज़ का शासन चला। अब आप एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो पुर्तगीज़ का गोवा पे जो शासन है वो 1510 में चालू हो गया, और जो मुगल्स आए थे इंडिया में वो आए थे 1526 में। बाबर ने स्थापना की थी मुगल डायनेस्टी की। अब आप देखेंगे आगे चल के कि जब भी इंडिया कहते हैं कि भैया देखो गोवा को आज़ाद कराओ, तो ये हमेशा ये बोलेंगे कि तुम्हारा तो कोई अधिकार ही नहीं है गोवा के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो मुगल डायनेस्टी है उस वो तो 1526 में आई है और हम उनसे 16 साल पहले आ गए थे। तो गोवा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, गोवा तो हमारा ही है, ठीक है ना। और आप देखेंगे भी ये जो ये जो पुर्तगीज़ हुए या फिर ये जो फ्रांस वाले हुए, ये कॉलोनी अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे मैं एक फ्रांस का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है फ्रेंच, ठीक है, और यहाँ पर एक देश हुआ था अल्जीरिया। अब अल्जीरिया को ना फ्रेंच ने कॉलोनी बना रखा था, और आप बीच में देखेंगे कि मेडिटेरियन सी था। अब आप ये मानो कि फ्रेंच वाले पता क्या बोला करते थे कि अल्जीरिया तो उनका पार्ट ही है, अल्जीरिया तो उनसे अलग है ही नहीं, अल्जीरिया कोई कॉलोनी नहीं है, अल्जीरिया फ्रेंच का ही पार्ट है, बस इसको डिवाइड करने के लिए मेडिटेरियन सी आ गई है। आप सोचिए लोग किस तरीके से कॉलोनी बनाया करते थे, है ना। वैसे ही पुर्तगीज भी थे। ये लोग बोलते हैं कि गोवा तो आपका पार्ट है ही नहीं, है ना, क्योंकि मुगल डायनेस्टी 1526 में चालू हुई है। अब यार इस लॉजिक से अगर हम लोग सोचें तो अखंड भारत के टाइम पे जो जो रीजन हमने ऑक्यूपाई करे थे हम लोग वो भी मांगने चले जाएं। अब तो ये तो बिल्कुल बेसलेस पॉइंट हो गया ना पुर्तगीज़ का। तो एक ये चीज़ थी। फिर आप देखो कि पुर्तगीज़ 1510 से शासन कर रहे थे, 1947 तक बढ़िया उनका शासन चला। अब जब इंडिया आज़ाद हो गई तो गोवा वासियों ने देखा कि अरे अब तो आज़ादी हमें भी लेनी पड़ेगी भाई, है ना। तो वहाँ पर दो पार्टीज बनना चालू हुई। एक थी आज़ाद गोमांता फ्रंट और दूसरी थी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है ना। ये दोनों ही पार्टी सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस के मार्ग पर चला करती थी, बहुत शांत प्रिय वो करा करती थी। लेकिन 1955 के टाइम पर पुर्तगीज आर्मी ने क्या किया, कुछ सत्याग्रहियों के ऊपर ओपन फायर कर दिया। उस ओपन फायर में 20 सत्याग्रही मर गए, है ना, या शहीद हो गए। अब आप देखिए कि जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज लगा दिए पुर्तगीज़ के ऊपर। अब एक कंट्री जो अभी भी आज़ाद हुई है, जिसका नाम बहुत अच्छा है, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे ना किसी कंट्री की समर्थक है ना ही कुछ है, वो कंट्री अगर पुर्तगीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है तो इसमें तो आप देखो कि थू थू हो जाएगी ना। आप खुद देखो कि एक इंसान है जो कुछ बोल ही नहीं रहा, जो शांत प्रिय इंसान है, अगर आप उसके ऊपर अटैक करते हो, है ना, और वो आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा तो आपकी तो बिल्कुल थू थू हो गई ना। यही हुआ पुर्तगीज़ के साथ भी। तो आप देखो कि ना यूएसए ना यूरोप ना नाटो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है पुर्तगीज़ की, है ना। एक तरीके से पुर्तगीज़ हेल्पलेस हो गए थे। अब जब भी इंसान हेल्पलेस हो जाता है ना तो वो धीमे धीमे ना मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, बुराने लगता है ना। इन्होंने भी यही स्टार्ट किया। कैसे? इन्होंने क्या किया कि अब इन्हें सत्याग्रही को तो रोकना है, तो इन्होंने बहुत हार्श स्टेप लेने चालू किया। किसी को जेलें बंद कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो उस टाइम पर अगर हम लोग देखते हैं ना, दो भाई थे, एक थे बोमन सरदेसाई और दूसरे थे लोबो सरदेसाई। इन्होंने एक रेडियो चैनल चालू किया जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम स्टेशन, जो कि 1955 से लेके 1961 तक ऑपरेट हुआ, ठीक है। ये जो चैनल था ना, रेडियो चैनल जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम स्टेशन, वो यूज़ किया जाता था लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि सत्याग्रह को और ज़्यादा बूस्ट मिले।
यहीं पे कि आप देखते हैं कि जो लता मंगेशकर जी हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। लता मंगेशकर जी जब गोवा में अपना गाना या फिर म्यूज़िक फेस्टिवल्स के लिए जाया करती थी, जहाँ गाना गाए जाते थे, तो वहाँ पर जो भी इनको पैसा मिलता था, जो भी क्राउड फंडिंग से पैसा आया करता था, वो डोनेट कर दिया करती थी आज़ाद गोमांता फ्रंट को और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट को। तो आप देखिए जो क्राउड फंडिंग है ना, बहुत रेयर केसेस में हुई है जब वो चीज़ यूज़ हुई हो किसी सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो यूनिक केस गोवा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पहली बार क्राउड फंडिंग का यूज़ किया गया। अब आप देखिए कि फंडिंग भी मिल रही है, आप देखिए कि इंडिया ने इकोनॉमिक टाइज भी लगा दिए हैं, या फिर सॉरी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए पुर्तगीज़ के ऊपर, है ना। वोमन सरदेसाई और लोगो सरदेसाई ने रेडियो चैनल भी स्टार्ट कर दिया, जिससे सत्याग्रह को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि पहले ये झेलते हैं, नहीं झेल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, पुर्तगीज लोग, ये लोग अंशद्वीप आइलैंड पे एक इंडिया की शिप खड़ी थी, उसके ऊपर ये लोग अटैक कर देते हैं। अब ये जो अटैक है ना, ये डायरेक्टली इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर वार था, है ना। तो जो इंडिया थी, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन चटनी। ऑपरेशन चटनी लॉन्च होता है 1 दिसंबर 1961 को। ये जो ऑपरेशन चटनी था, ये नेवी का ऑपरेशन था, है ना, और ये अंशद्वीप आइलैंड पर हुआ था, ठीक है ना। ये इंडिया वाले अपनी शिप डिप्लॉय कर देते हैं वहाँ पर और अंशद्वीप आइलैंड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसी के कुछ दिनों बाद, उन प्रिसाइसली बोले तो 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, है ना। हम लोग ऑपरेशन विजय सुन के मैं कारगिल याद आता है, लेकिन ऑपरेशन विजय गोवा में भी हुआ था। इस ऑपरेशन विजय की क्या खासियत थी कि ऑपरेशन विजय में ये पहली बार था कि तीनों आर्मी, मतलब जो तीनों यूनिट हैं, जैसे नेवी, है ना, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों ने एक साथ मिलकर, जो ट्राई सर्विसेज होती है ना, या फिर जैसे थिएटर कमांड बोला जाता है, तीनों तीनों लोगों ने साथ मिलके कोई मिशन या फिर ऑपरेशन चालू किया हो। इसलिए ऑपरेशन विजय 1961 वाला जो कि गोवा के लिए है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक बन जाता है। आप देखेंगे कि जो बुक्स आती हैं, है ना, जिनमें ये सारी चीज़ों की बातें करी जाती हैं, जो ओरिजिनल राइटिंग्स होती हैं, उनमें गोवा का ही एग्जाम्पल लिया था कि गोवा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल स्टेट और इनिशियल रीजन वेयर थिएटर कमांड इज़ फर्स्ट यूज, ठीक है ना। तो ये एक इंस्पिरेशन भी बन जाता है, गोवा इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर थिएटर कमांड, ठीक है ना। और ख़ास तरह बोला तो ऑपरेशन विजय। अब जब ऑपरेशन विजय स्टार्ट होता है तो 19 दिसंबर 1961 को जो पुर्तगीज़ हैं वो गोवा को लिबरेट कर देते हैं और गोवा हमारे अंडर में आ जाता है। अब गोवा हो जाता है लिबरेट। तो अब गोवा लिबरेट हो गया, तो अब इसका प्रशासन किसके हाथ में जाएगा, है ना, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। तो इस बीच में दो पार्टी निकल के आती हैं बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। एक पार्टी थी एमजीपी जो थी महागोमांतर पार्टी, सॉरी महाराष्ट्रियन गोमांतर पार्टी, और दूसरी पार्टी थी यूजीपी जिसे कहते हैं यूनाइटेड गोवन पार्टी, ठीक है ना। जो एमजीपी थी वो चाहती थी कि गोवा को मर्ज कर दिया जाए महाराष्ट्र के अंदर में, और महाराष्ट्र हैंडल करे सारी जो भी चीज़ें हैं गोवा की, वो महाराष्ट्र हैंडल करे, है ना। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, है ना, या फिर किस तरीके से इकोनॉमी चलेगी वहाँ की, कैसे हैंडल होगा सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र करे। फिर आते हैं यूजीपी यूनाइटेड गोवन पार्टी, ये कहते थे कि गोवा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से चलेगा नहीं ना। तो आप देखते हैं कि पहली बार एक और रेयर केस देखने को मिला है कि वहाँ पर ओपिनियन पोल कराया गया। ओपिनियन पोल किस लिए कराया गया? ओपिनियन पोल कराया गया कि आप महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं कि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है जिसमें इंडिया में रेफरेंडम देखने को मिला है। तो गोवा यूनिक क्यों हो जाता है? आपने देखा कि गोवा में हम लोग देख रहे हैं कि क्राउड फंडिंग हो रही है, हम लोग देख रहे हैं थिएटर कमांड की बात हो रही है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रेफरेंडम की बात हो रही है। तो कितना यूनिक केस है गोवा का, है ना। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं जब ओपिनियन पोल हुआ तो लोगों ने बोला नहीं नहीं भैया हमको तो सेपरेट बनाओ। तो इनिशियली क्या हुआ, जो यूनाइटेड टेरिटरी बनाया गया गोवा को, ये यूनाइटेड टेरिटरी बन के रहा 1961 से लेकर 1987 के टाइम तक। जब उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो गई कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभाल सकता है, तब उसको आखिरकार 30 मई 1987 को गोवा को एक इंडिपेंडेंस स्टेट का दर्जा मिल जाता है और हमारा गोवा इस तरीके से लिबरेट हो जाता है और आज तक लिबरेट है। और बहुत एक पार्टी कैपिटल ऑफ
इंडिया बन के उभरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ 25 नवंबर को, है ना। एंड कब हुआ, आदिल शाही डायनेस्टी, पुर्तगीज़ की फायरिंग कब हुई, इन सब के बारे में देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी जोग्राफी की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप देखो कि गोवा हमारा, ये रहा हमारा गोवा, ठीक है ना। ये है हमारा गोवा। गोवा को अगर हम लोग देखते हैं कि ऊपर की साइड से कौन घेर रहा है, तो आप देखो यहाँ पर महाराष्ट्र वाला इलाका आ रहा है ना। जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड से गोवा को घेर रहा है महाराष्ट्र वाला इलाका, ठीक है। और गोवा को अगर हम लोग देखते हैं कि ईस्ट साइड से कौन देख रहा है और साउथ साइड से कौन बॉर्डर कर रहा है, तो ये कौन कौन सी वो कर रही है बताइए, ये कर रही है कर्नाटका स्टेट, ठीक है ना। तो अगर इनके गोवा के जो बॉर्डिंग स्टेट की बात करें तो एक तो महाराष्ट्र हो जाता है और दूसरा हमारा कर्नाटका होता है। और अगर हम लोग देखें कि वेस्टर्न साइड से कौन है, तो अरेबियन सी है, ठीक है ना। ये एक चीज़ हो गई। फिर आप देखिए कि गोवा जो है, गोवा जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा, ठीक है ना। गोवा की जो कैपिटल है वो हो जाएगी पंजिम, आप देख सकते हैं यहाँ पर है पंजिम, जो कि नॉर्थ गोवा का पार्ट है। यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं कि तिसवाड़ी तालुका, जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि तिसवाड़ी तालुका को पुर्तगीज़ ने पहली बार कॉलोनी बनाया, तो ये रहा तिसवाड़ी तालुका, है ना। आप देखो कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ गोवा में, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा जो जो सबसे बड़ा जो वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, है ना, या रीजन, वो हो जाएगा वास्को द गामा वाला रीजन, सबसे बड़ा रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी स्टैटिक की बात हो गई। और सबसे ज़्यादा रिलीजन जो यहाँ पर फॉलो किया जाता है वो हिंदू रिलीजन फॉलो किया जाता है। लार्जेस्ट सिटी मैंने बता दिया वास्को द गामा है, कैपिटल पणजी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी एंड मराठी है, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और ये सब तो है ही। बॉर्डिंग स्टेट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका है। और वेस्टर्न साइड पे देखें तो अरेबियन सी आ जाती है। गोवा स्टेट कब बना, ये सारी चीज़ें, ओपिनियन पोल कब हुए, इन सब के बारे में मैंने लिख दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और ये मैंने जितनी भी चीज़ें हो सकती थी गोवा के बारे में वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है ना। और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एंड थैंक यू एंड वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय।